हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग पीठ। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ। आप इमरजेंसी में पोस्टेड है, आपके पास एक पेशेंट आता है, आपने मॉनिटर्स कनेक्ट करे हैं। अब आप मॉनिटर में देख रहे हो कि उसका सैचुरेशन 60% पहुंच गया है और उसके वाइटल्स भी हार्ट बीट नॉर्मल रेंज में नहीं है। अब आप मुझे बताओ, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? ठीक है, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा पेशेंट के एयरवे को रिवाइव करना। तो उस एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम एक मेडिकल डिवाइस का यूज करते हैं, और वो मेडिकल डिवाइस का नाम है एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो आज हमारा टॉपिक है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। आज हम पढ़ेंगे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन क्या है? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का मतलब है आप किसी स्पेसिफिक ट्यूब को पेशेंट की ट्रैकिया में डाल रहे हो उसके एयरवे को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की। अब जानते हैं एंडोट्रेकियल का मतलब क्या है। एंडोट्रेकियल पहले जानते हैं एंडो का मतलब क्या है। एंडो मीन इनसाइड। क्या बताया मैंने? एंडो मीन्स इनसाइड। ठीक है, समझ आया? एंडो मीन्स इनसाइड, यानी कि किसी चीज के अंदर। और ट्रेकियल मीन्स यानी कि आप ये ट्यूब ट्रेकिया के अंदर डाल रहे हो। ट्रेकियल मीन्स इनसाइड ट्रेकिया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि आप किसी स्पेसिफिक ट्यूब को ट्रेकिया के अंदर डाल रहे हैं उसके एयरवे को मेंटेन करने के लिए। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम ट्रेकिया के अंदर डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं? ट्रेकिया में एंडोट्रेकियल ट्यूब को डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं? टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। समझ आया क्या बताया मैंने? आप एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रेकिया के अंदर डाल रहे हैं टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। अब ये ट्यूब आप डालेंगे कैसे? तो हम दो तरीके से एंडोट्रेकियल ट्यूब को पेशेंट के अंदर डाल सकते हैं, एक नोज के थ्रू और एक माउथ के थ्रू। तो जो मोस्ट कॉमनली हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब को पेशेंट के अंदर डालते हैं वो हम डालते हैं ओरली। ठीक है, तो आप ट्यूब डाल रहे हैं या तो नोज के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू। थ्रू माउथ। कहाँ डाल रहे हैं? इनसाइड ट्रेकिया। ठीक है, थ्रू माउथ और नोज, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम माउथ के थ्रू डालते हैं। मोस्ट कॉमनली थ्रू माउथ। मोस्ट कॉमनली हम लोग माउथ के थ्रू डालते हैं। क्लियर है? एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम ट्रेकिया में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। अब बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब दिखती कैसे है। तो ये है हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, क्या है ये? हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब इसके जो नॉट सेट एग्जाम में काफी बार इसके पार्ट से रिलेटेड और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसके पार्ट जानेंगे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये आपका ट्यूब है। ठीक है,
तो ये आपका प्रॉक्सिमल एंड है और ये आपका डिस्टल एंड है, ठीक है। डिस्टल मतलब दूर, डी से डिस्टेंट, डिस्टल मतलब दूर, ठीक है। और प्रॉक्सिमल मतलब पी से, प्रॉक्सिमल पी से स्टार्ट होता है, तो पी से आप ऐसे याद रखो कि पी मतलब पास में, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, ठीक है। तो आपका प्रॉक्सिमल एंड पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है ये, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? कनेक्टर। इसे हम बोलते हैं कनेक्टर। अब कनेक्टर बोल दिया है तो कुछ आके इसमें कनेक्ट ही हो रहा होगा। क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसमें? हम कनेक्ट करते हैं, आप पेशेंट को ऑक्सीजन, उसका एयरवे मेंटेन करने के लिए ट्यूब डाल रहे हो, तो ऑक्सीजन सप्लाई आप कहीं से तो दोगे, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई हम कहाँ कहाँ से दे सकते हैं? सेंट्रल सप्लाई से। हम लोग हॉस्पिटल में जो सेंट्रल सप्लाई होते हैं गैसेस की, हम उसके थ्रू ऑक्सीजन दे सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। और हो सकता है कि आपके पास वेंटिलेटर अभी रेडी नहीं है, तो हम मैनुअली एम्बू बैग यूज करके भी हम लोग इससे अटैच करके, कनेक्ट करके हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या क्या कनेक्ट कर लेंगे? इसमें हम कनेक्ट कर लेंगे वेंटिलेटर, वेंटिलेटर से यहाँ आके कनेक्ट हो सकते हैं। एम्बू बैग के थ्रू आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो। एम्बू बैग्स, इसके अलावा सक्शन कैथीटर्स हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट को ईटी ट्यूब डल गया है, सक्शनिंग करनी है, तो क्लोज सक्शन भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लोज्ड सक्शंस कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। एचएमई फिल्टर्स होते हैं। एचएमई फिल्टर्स हम यूज करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम एचएमई फिल्टर्स यूज करते हैं। इसके अलावा कैथीटर माउंट्स कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस आप लोग कनेक्टर में यूज कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा गया है कनेक्टर से रिलेटेड, वो पूछा गया है इसका डायामीटर, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है डायामीटर इसका। तो इसका डायामीटर जो है वो यूनिवर्सल डायामीटर है और वो होता है 15 mm का। कितना बताया मैंने? 15 mm का। इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल डायामीटर है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, एमसीक्यू पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड एग्जाम्स में। तो ये 15 mm जो है ये इसका यूनिवर्सल डायामीटर होता है। यूनिवर्सल डायामीटर। अब यूनिवर्सल डायामीटर से क्या समझे आप लोग? यूनिवर्सल डायामीटर का मतलब है कि आप दुनिया की कोई भी डिवाइस ले आइए, कोई भी कंपनी का, आप किसी भी कंपनी की आप मशीन ले आइए, वेंटिलेटर ले आइए, एम्बू बैग ले आइए, वो सारे सब के सब एक ही डायमीटर के होंगे, वो होगा 15 mm का, और जो इस ट्यूब से आके कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का वेंटिलेटर इससे कनेक्ट नहीं होगा, इस कंपनी का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो यूनिवर्सल डायमीटर है, दुनिया में हर जगह सेम डायमीटर की ट्यूब मिलेगी आपको, वो मिलेगा 15 mm का। क्लियर है? तो इस पार्ट का नाम हो गया कनेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ट्यूब है तो इसको हम लोग पीवीसी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इस ट्यूब में, वो है यहाँ, इस ट्यूब में एक रेडियो ओपेक लाइन होती है, ठीक है। एक रेडियो ओपेक लाइन होती है। इस रेडियो ओपेक लाइन का क्या फंक्शन है? जब आप ट्यूब डाल दोगे तो इस ट्यूब का प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए हम लोग एक्सरे करते हैं, ठीक है। एक्सरे में आपको यही रेडियो ओपेक लाइन शो होगी, जिससे आप कंफर्म कर लोगे कि आपका ईटी ट्यूब सही जगह पर है या नहीं है, ठीक है। तो क्या है इधर, इस पार्ट में है हमारा रेडियो ओपेक लाइन।
रेडियो ओपेक लाइन। ठीक है, कहाँ यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको? एक्सरे में कंफर्म पोजीशन चेक करने के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस इमेज से रिलेटेड। अब बात करते हैं इस पार्ट की, यानी कि डिस्टल पार्ट की। तो डिस्टल पार्ट में जो हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है दो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेटेबल कफ। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेटेबल कफ या फिर ईटी कफ। ठीक है, ये कफ क्या है? इस कफ का काम है ट्यूब को सिक्योर करना। आपने ट्रेकिया के अंदर डाल दिया, ठीक है, अगर आप सिक्योर नहीं करोगे तो वो ट्रेकिया से वापस भी निकल सकता है, यानी कि वो डिस्प्लेस भी हो सकती है ट्यूब। तो ट्यूब डिस्प्लेस ना हो उसके लिए हम लोग ये कफ को इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट कैसे करते हैं? इस पॉइंट से एयर पुश करके इस बलून को हम फुला देते हैं। ठीक है, और ये बलून जब फूल जाता है तो ये ट्यूब जाके ट्रेकिया में सिक्योर हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेटेबल कफ हो गया। इस पार्ट को हम बोलते हैं पायलट बलून। ये हो गया पायलट बलून। इसी पार्ट से आप सिरिंज से एयर को पुश करके एयर यहाँ इस ट्यूब के थ्रू जाएगी और इस बलून को इन्फ्लेट कर देगी। ठीक है, यहाँ से आप एयर पुश करेंगे और ये एयर इस बलून को फुला देगी। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ओपनिंग्स दिख रही होंगी, यहाँ पे साइड में एक ओपनिंग है और इसके बाद एक एंड पे एक ओपनिंग है। तो जो साइड वाला ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं मर्फीज आई। क्या बोलते हैं? मर्फीज आई। ठीक है, और ये वाला जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं बेवल। ये ईटी ट्यूब का मेन ओपनिंग है। ठीक है, दो ओपनिंग्स दिख रही है आपको, एक साइड में है और एक इसके आगे ट्यूब के एंड पे। तो जो ट्यूब के एंड पे ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं बेवल, और जो साइड में ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं मर्फीज आई। अब मर्फीज आई का क्या फंक्शन है बताइए? ठीक है, तो मर्फीज आई क्या करता है? जब आपने ट्यूब को इंसर्ट किया पेशेंट के अंदर, ठीक है, अगर किसी कारणवश वो ट्यूब के जो एंड पे कोई ब्लॉकेज आ जाती है, यानी कि कोई ब्लड क्लॉट आके वहां पे जमा हो गया है जिसकी वजह से ये ओपनिंग क्लोज हो गई है, या सिक्रीशंस आके आ गए हैं वहां पे, या फिर वो ट्रेकियल म्यूकोसा को टच कर गया है, ठीक है, तो ये ओपनिंग ब्लॉक हो जाएगी। अब ब्लॉक हो गई अगर ओपनिंग तो फिर एयर कैसे जाएगी? तब काम करता है हमारा मर्फीज आई। जब ये बेवल ओपनिंग ब्लॉक हो जाएगी तब हमारा प्लान बी का काम करेगा मर्फीज आई। ठीक है, तो हमारा मर्फीज आई क्या करेगा? प्लान बी का काम। इसका फंक्शन क्या है? प्लान बी का काम करेगा मर्फीज आई। जब ये बेवल ब्लॉक हो जाएगा तब आपका एयर वेंटिलेशन हम मर्फीज आई के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, टू मेंटेन वेंटिलेशन व्हेन बेवल गॉट ब्लॉक्ड। समझ आया? क्या काम करेगा मर्फीज आई? जब बेवल आपका ब्लॉक हो जाएगा तब इस मर्फीज आई के थ्रू आप वेंटिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ये कर्व पार्ट। ये देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ये जो ट्यूब का कर्व्ड पार्ट है, ये जो कर्व्ड पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस कर्व्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मैगिल्स कर्व। क्या बोलते हैं? मैगिल्स कर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नॉट सेट में,
याद रखिएगा इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मैगल्स कर्व। ठीक है, एमसीक्यू पूछा जा चुका है ये। अब इस मैगल्स कर्व का क्या काम है, मैगल्स कर्व में आप देखेंगे ये जो कर्व्ड पार्ट है इसको हमने मैगल्स कर्व बोल दिया। इस मैगल्स कर्व का काम इतना है, ये ट्यूब को जब आप इंसर्ट करते हो उसको, उसके इंसर्शन को इजी कर देता है। ठीक है, तो ये एक गाइड वायर की तरह काम करता है। ठीक है, क्या है, ये ट्यूब इंसर्शन को इजी कर देता है। इजी इंसर्शन ऑफ ट्यूब, इजी इंसर्शन ऑफ ट्यूब। क्लियर है, समझ आया। ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट में जो था वो है हमारा कनेक्टर, जिसमें हम लोग बाकी जो भी डिवाइसेस है जिससे हमें एयर चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, वो डिवाइसेस आके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो यूनिवर्सल डायमीटर होता है वो होता है 15 mm का। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, 15 mm इसका यूनिवर्सल डायमीटर होता है। इसके बाद ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसमें मार्किंग्स बनी हुई है, ये इसको हम बोलते हैं पीवीसी ट्यूब। इसके बाद जो ये कर्व्ड पार्ट है, ठीक है, ट्यूब का जो कर्व्ड पार्ट है इसको हमने बोला है मैगल्स कर्व। मैगल्स कर्व का काम क्या है, ये ट्यूब के इंसर्शन को इजी कर देता है। फिर ये जो बलून की तरह फूला हुआ है इसको हम बोलते हैं कफ। ठीक है, दो तरीके की ट्यूब है, कर्व्ड और अनकर्व्ड। ठीक है, इसी कफ को देख के हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं किस तरीके की ट्यूब है, वो अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद ट्यूब में दो ओपनिंग्स आप देख रहे होंगे, जो ट्यूब के एंड पर है वो है बेवल, जिसको हम बेवल बोलते हैं, और जो ट्यूब के साइड में है उसको हम बोलते हैं मर्फीज आई। क्लियर है, मर्फीज आई का फंक्शन क्या है, ये आपका प्लान बी का काम करता है। जब आपका बेवल किसी रीजन की वजह से, किसी कारणवश अगर ब्लॉक हो जाता है, ब्लड क्लॉट आके जम गया है वहां पे, ठीक है, इसकी सिक्रीशंस की वजह से वो ब्लॉक हो गई है, वहां से एयर जो आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो वो पास थ्रू नहीं हो पा रही है, तब इन्हीं साइड वाली ओपनिंग से ही, मर्फीज आई से ही आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो पेटेंट रहेगा। ठीक है, तो मर्फीज आई आपका वेंटिलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है जब बेवल ब्लॉक हो जाता है। क्लियर है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है पायलट बलून। इसी पायलट बलून के थ्रू हम लोग एयर पुश करते हैं और इस कफ को हम इन्फ्लेट करते हैं। क्लियर है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंट्यूबेशन की। इंट्यूबेशन क्या होता है, ठीक है, इतना हमने जान लिया। एंडोट्रेकियल क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने देख ली, उसके पार्ट्स हमने देख लिए। अब हम जानते हैं कि इंट्यूबेशन किसको बोलते हैं। इंट्यूबेशन, ठीक है, इंट्यूबेशन क्या है, इजी लैंग्वेज में इंट्यूबेशन का मतलब है किसी चीज को आप इंसर्ट कर रहे हो। इसमें हम क्या इंसर्ट कर रहे थे, ईटी ट्यूब को, एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम ट्रेकिया में इंसर्ट कर रहे हैं। उसी जो हम ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग इंट्यूबेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ईटी को इंसर्ट कर रहे थे, इंसर्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब इनटू ट्रेकिया, इनटू ट्रेकिया। इसी प्रोसेस को, इस ट्यूब को इंसर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग इंट्यूबेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इंट्यूबेशन भी दो तरीके के हैं, कौन कौन से, ठीक है, ये इंट्यूबेशन के टाइप है, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रेकिया के टाइप नहीं है, इंट्यूबेशन के टाइप है। ठीक है, इंट्यूबेशन दो तरीके के हैं, पहला है आपका सुप्राग्लॉटिक, और दूसरा है इंफ्राग्लॉटिक। क्या दो टाइप बताए मैंने, सुप्राग्लॉटिक और इंफ्राग्लॉटिक। अब सुप्राग्लॉटिक और इंफ्राग्लॉटिक क्या है, अब उसको हम डायग्राम से समझते हैं। सपोज करिए
ये आपका लैरिंग्स हो गया, ठीक है। इधर से ट्रेकिया स्टार्ट हो गया, ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है। यहाँ आपका स्ट्रक्चर जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्लॉटिस, ये हो गया ग्लॉटिस। अब और ये आपका हो गया ट्रेकिया, ठीक है। अब सुप्राग्लॉटिक और इंफ्राग्लॉटिक, तो सुप्राग्लॉटिक हम किन्हें बोलेंगे? जो डिवाइसेस, जो एयरवे मेंटेन करने के लिए आप डिवाइसेस डाल रहे हो और वो ग्लॉटिस से ऊपर ऊपर डाल रहे हो, यानी कि ग्लॉटिस जो आपका स्ट्रक्चर है, जो भी डिवाइस आप डाल रहे हो अगर वो ग्लॉटिस से ऊपर ऊपर ही है तो उसको हमने बोला है सुप्राग्लॉटिक, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सुप्राग्लॉटिक, सुप्राग्लॉटिक, ठीक है। सुप्राग्लॉटिक इंट्यूबेशन, समझ आया? ग्लॉटिस से ऊपर ऊपर जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं एयरवे मेंटेन करने के लिए तो उसको हम बोलेंगे सुप्राग्लॉटिक। अब सेम इंफ्राग्लॉटिक हम किन्हें बोलेंगे? जो डिवाइसेस आप ग्लॉटिस को क्रॉस कर जा रहे हो, ठीक है। जैसे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम ट्रेकिया के अंदर डाल रहे हैं, मतलब कि वो ग्लॉटिस को क्रॉस कर जा रहा है और ट्रेकिया में आके रुक रहा है, तो वो डिवाइस क्या हो गई? इंफ्राग्लॉटिक। समझ आया? जो ग्लॉटिस से ऊपर ऊपर आप डिवाइसेस डाल रहे हैं उसको हमने बोल दिया सुप्राग्लॉटिक, और जो ग्लॉटिस से नीचे नीचे डाल रहे हैं उसके नीचे मतलब उसको क्रॉस थ्रू कट जा रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं इंफ्राग्लॉटिक। इंफ्राग्लॉटिक इंट्यूबेशन, क्लियर है? ठीक है। अब सुप्राग्लॉटिक और इंफ्राग्लॉटिक जो इंट्यूबेशन के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो सुप्राग्लॉटिक में हम लोग यूज करते हैं एलएमए और आईजेल, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये सब क्या है? तो एलएमए होता है लेरेंजियल मास्क एयरवे, लेरेंजियल मास्क एयरवे, और आईजेल क्या है? आईजेल लेरेंजियल मास्क एयरवे का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एलएमए, ठीक है। समझ आया? इन दोनों डिवाइसेस के बारे में हम लोग आगे क्लासेस में जानेंगे, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखो, सुप्राग्लॉटिक में हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं एलएमए और आईजेल, क्लियर है। अब इंफ्राग्लॉटिक में हम लोग क्या यूज करते हैं? इंफ्राग्लॉटिक में हम लोग मेनली यूज करते हैं एक तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और एक है एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो दो डिवाइसेस इसमें क्या यूज करेंगे इंफ्राग्लॉटिक में, एक तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और दूसरा है एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस एंडोट्रेकियल ट्यूब के क्या रहेंगे? हम एंडोट्रेकियल ट्यूब क्यों कर रहे हैं या क्यों जरूरत पड़ रही है, इंडिकेशंस क्या रहेंगे? तो इंडिकेशंस हम क्या क्या करेंगे? इंडिकेशंस क्या क्या रहेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सिनेरियो बताया था, आपके पास पेशेंट आया है, आपने मॉनिटर कनेक्ट किया, आपने देखा कि उसका सैचुरेशन फॉल कर रहा है, ठीक है, 60 के अराउंड आ गया, 60% के अराउंड आ गया है, ठीक है। तब आप इसको एयरवे मेंटेन करने के लिए, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स था, उस एयरवे मेंटेन करने के लिए आप लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज कर रहे थे। तो पहला इंडिकेशन यही हो गया, सबसे पहला इंडिकेशन हो गया टू सिक्योर एयरवे
टू सिक्योर एयरवे, ठीक है। अब एयरवे सिक्योर कर लिया, ठीक है, सिर्फ ट्यूब डालने से तो काम नहीं बनेगा, आपको ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ेगा ना, ठीक है, तभी तो पेशेंट सरवाइव कर पाएगा, तभी तो रिवाइव करेगा, उसका सैचुरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो डिलीवर O2 सप्लाई, आप इसी ट्यूब के थ्रू उसको O2 सप्लाई दोगे, तो सेकेंड इंडिकेशन हो गया टू डिलीवर ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आप एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू मैक्सिमम कितना FiO2 पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं, क्वेश्चन है ये, और ये नॉट सेट में और RRB के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए मैक्सिमम FiO2, मैक्सिमम FiO2 हम कितना दे सकते हैं पेशेंट को थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना दे सकते हैं हम FiO2, ठीक है। तो हम मैक्सिमम जो FiO2 हम दे सकते हैं वो पेशेंट को हम 100% FiO2 हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट का जब सैचुरेशन फॉल कर रहा है तो आप 100% उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हो एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, तो इसका आंसर होगा 100%, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQ मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कि पेशेंट क्रिटिकली हो तो ही आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे, हो सकता है कि पेशेंट की सर्जरी होने वाली हो, ठीक है, नॉर्मल सर्जरी कराने आया है पेशेंट, तभी उसको उसका एयरवे मेंटेन करने के लिए हम तो उस टाइम बेहोश कर देते हैं ना पेशेंट को, तो वो सांस कैसे लेगा, तो उस टाइम भी हम लोग जब पेशेंट एनेस्थीसिया में है तो उस टाइम भी हम उसको एयरवे मेंटेन करने के लिए हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंडिकेशन हो जाएगा ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, एनेस्थीसिया दे दिया आपने, अब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, मसल रिलैक्स हो गई है उसकी, तब हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, उसको सांस देने के लिए हम लोग तब भी उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन करेंगे ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया है, उस टाइम भी हम लोग इंट्यूबेशन करेंगे, ठीक है। तो तीन ये मेन इंडिकेशन है, क्या है, टू सिक्योर एयरवे, ठीक है, पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा है या क्रिटिकल है, उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तब हम उसका एयरवे सिक्योर करने के लिए हम लोग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे। सेकेंड है टू डिलीवर ऑक्सीजन सप्लाई, मैक्सिमम हम FiO2 100% दे सकते हैं, और ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। इसके बाद मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब का, ठीक है। तो दो तरीके की ट्यूब मैंने आपको बताई, कफ और अनकफ, तो पिक्चर से समझते हैं। कफ वाली तो मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है, इसमें कफ प्रेजेंट था, तो ये हो गई कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। और अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वहां पे कफ प्रेजेंट था, यहाँ पे कफ प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हमने अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब बोल दिया, ठीक है। तो दो तरीके की ट्यूब क्या क्या बताई, टाइप्स ऑफ ईटी क्या है, एक होता है कर्व्ड, क्योंकि उसमें कफ प्रेजेंट होता है, कफ ईटी, और दूसरा होता है अनकर्व्ड, क्योंकि उसमें कफ प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है, कफ वाली हम देख चुके हैं, अनकफ ये है, अनकफ में सब कुछ स्ट्रक्चर सेम है, सारे पार्ट्स को सेम है, जैसे हमने उस एंडोट्रेकियल ट्यूब में देखे थे, इस ट्यूब में सिर्फ कफ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको अनकव्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक और पिक्चर दिख रही होगी, इसमें क्या फर्क है, ये भी एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ठीक है। अब बाकी एंडोट्रेकियल, बाकी दो एंडोट्रेकियल से ये क्यों अलग है, क्योंकि इसमें डबल ल्यूमेन है, ठीक है, उसमें एक ही ल्यूमेन था, इधर एक ही ओपनिंग है, आप एक ही जगह से सप्लाई करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन को, लेकिन इसमें दो ओपनिंग्स दिख रही हैं, इसमें डबल ल्यूमेन है। तो इस तरह की ये जो स्पेशल एंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। अब
ये क्वेश्चन, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमारा नॉट सेट में आ चुका है, ठीक है। अब हमें जानना है कि ऐसी एंडोट्रेकियल ट्यूब हम कहाँ यूज करते हैं। तो ऐसी एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये डबल स्ट्रक्चर वाली, डबल ल्यूमेन वाली हम लोग ट्यूब कहाँ यूज करते हैं, जब हमको एक लंग का वेंटिलेशन चाहिए। कैसे? जब हमें वन लंग वेंटिलेशन चाहिए, वन लंग वेंटिलेशन, ठीक है। वन लंग वेंटिलेशन हमें कब चाहिए? सपोज करिए एक पेशेंट के एक लंग में कैंसर है, ठीक है, सीए लंग्स है उसको, या कोई ट्यूमर है। अब हमें उस लंग की सर्जरी करनी है, लेफ्ट लंग की हमें सर्जरी करनी है, लेफ्ट लंग में हमारा ट्यूमर है। तो उस ट्यूमर को रिमूव करेंगे, ठीक है, थोरैकोटॉमी करनी पड़ेगी। बट अब हमें ऑक्सीजन पे तो रखना है ना पेशेंट को, है ना, वो उसको तो एनेस्थीसिया मिल गया, सांस कैसे लेगा वो खुद से, तब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे। अब हमें लेफ्ट लंग में वेंटिलेशन नहीं चाहिए, लेकिन राइट लंग में वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है। इस ट्यूब में तो आप ऐसी ट्यूब डालोगे, नॉर्मल वाली जो आप डालोगे वो तो बाइलेटरली प्रोवाइड कर रहा था ऑक्सीजन, लेकिन इस ट्यूब की आप हेल्प से आप एक लंग को वेंटिलेट कर सकते हैं। यानी कि हम ये ट्यूब डालेंगे, ठीक है, और जिस भी लंग को हमें वेंटिलेट करना होगा हम उसको सिंगल लंग को हम वेंटिलेट कर लेंगे। तो ऐसी ट्यूब को हम स्पेशल केसेस में यूज करते हैं, वो है जब हमें वन लंग इंट्यूबेशन चाहिए, वन लंग वेंटिलेशन चाहिए, तब हम लोग डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब को यूज करते हैं। बाकी सारे पार्ट्स इसमें भी सेम है, इसमें दो पायलट बलून है, दो कफ हैं, ठीक है, दो ट्यूबिंग्स हैं, रेडियो ओपेक लाइन एक ही रहेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ प्लेसमेंट को देखने के लिए ही यूज होती है ना, जिसमें हम एक्सरे के थ्रू हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डबल ल्यूमेन है, इसलिए हमने इसको डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब बोल दिया। अब तक हमने पढ़ लिया, इंडिकेशंस पढ़ लिए। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या होगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ज्यादा ही लंबी लग रही है स्पेलिंग, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब होगा? ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हैं, किन पेशेंट्स में हम एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डाल पाएंगे? समझते हैं। हमारा अपर एयरवे, आप लोग ट्रेकिया में डाल रहे थे, ठीक है, माउथ के थ्रू डाल रहे थे हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब। सपोज करिए, ठीक है, ये आपका ट्रेकिया यहाँ से स्टार्ट हो गया, इधर लैरिंग्स है, उधर माउथ, अपर एयरवे हो गया, ठीक है, फेरिंग्स वगैरह है। तो आपके अपर वे में, अपर एयरवे में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? अपर एयरवे में क्या क्या है? नोज और माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स, और फिर तो नीचे ट्रेकिया इधर, ठीक है। अब अगर नोज में कोई दिक्कत हो जाती है, नेजल सर्जरी हुई है, या नोज में ब्लीडिंग हो रही है, या नोज में चोट लगी है कोई भी, ठीक है, इंजरी हो रखी है, तब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होगा। तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा कोई, ठीक है, नोज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद माउथ, माउथ में तो हम मोस्ट कॉमनली हम माउथ में यूज कर रहे थे, ठीक है। अगर माउथ में आपकी कोई ओरल सर्जरी हुई है, रिसेंट ओरल सर्जरी हुई है, या फिर माउथ में कोई भी ब्लीडिंग है, तब आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डालना है, ठीक है। आप डालोगे कैसे माउथ में इजीली, ठीक है, जब वहाँ पे चोट लगी हुई है या फिर ब्लीडिंग हो रही है, आप एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालने का ट्राई करोगे, इंट्यूबेट करोगे, तो वो और इंजुरी करेगा। तो ऐसे केसेस में हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्या होगा? ओरल सर्जरी हुई है, जिन पेशेंट्स की ओरल सर्जरी हुई है आप उनमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद फेरिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वाइड ओपनिंग स्ट्रक्चर है और इजीली चली जाएगी ईटी ट्यूब हमारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैरिंग्स में फर्क पड़ेगा भाई, लैरिंग्स अगर एडिमा हो गया उसमें, या लैरिंग्स में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, या फिर कैंसर हो रखा है लैरिंग्स में, ऑलरेडी उसको इंजरी हो रखी है, ठीक है, तब भी आप ईटी ट्यूब को ट्रेकिया तक नहीं पहुंचा पाओगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा।
सीए लैरिंग्स है, सीए लैरिंग्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ईटी इंट्यूबेशन, ठीक है। लैरिंजियल एडीमा हो रखा है अगर पेशेंट को, लैरिंजियल एडीमा है तो भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डालोगे, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। समझ आया किन किन केसेस में है? ओरल सर्जरी किसी को हुआ है हम उसमें नहीं डालेंगे, ओरल ब्लीडिंग हो रही है अगर, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं डालेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब को, ठीक है। सीए लैरिंग्स है, लैरिंग्स आपका ऑलरेडी अफेक्टेड है तब हम लोग ईटी ट्यूब नहीं डालेंगे, लेरिंजियल एडीमा हो रखा है, रास्ता ही नहीं है, सूजन आ रखी है ऑलरेडी, तब भी आप नहीं डाल पाएंगे। ओरल ब्लीडिंग में भी हम लोग ईटी ट्यूब अवॉइड करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, टाइप्स हमने पढ़ लिए, अब बात करते हैं साइजेस की। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस भी आते हैं, ठीक है। दो तरीके के एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में हमने पढ़ लिया, कर्व्ड और अनकर्व्ड। अब इसके साइजेस भी होते हैं, ठीक है। अब साइजेस हमें कैसे पता चलेंगे? बच्चों के लिए अलग साइज आता है, एडल्ट्स के लिए अलग साइज आता है, ठीक है। तो साइजेस के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले 0 से 1 ईयर तक के बच्चे, ठीक है। तो 0 से 1 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनमें हम लोग 2.5 mm से लेके 3.5 mm तक की ट्यूब यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 to 3 ईयर्स में यहाँ ईटी साइजेस लिख लेते हैं और ये रही एज, ठीक है। तो 0 से 1 ईयर तक के बच्चों को हम लोग 2.5 से लेके 3.5 mm तक की ट्यूब को यूज करेंगे। 2.5 mm जो है वो सबसे छोटा साइज है ट्यूब का, ठीक है। मैक्सिमम साइज होता है ट्यूब का और मिनिमम साइज होता है, जो मिनिमम साइज है वो 2.5 mm है और जो मैक्सिमम साइज मार्केट में अवेलेबल है वो होता है 9 mm एंडोट्रेकियल ट्यूब का, ठीक है। तो 1 to 3 mm तक में 1 to 3 ईयर्स में हम लोग 4 से लेके 5 mm तक की ट्यूब को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ 3.5 यूज कर रहे थे, यहाँ हम 4 से लेके 5 mm तक की, 4 mm से 5 mm तक की, क्लियर है? अब 3 साल हो गया, अब आ गया 4 से 6 साल, इनमें हम कितना करेंगे? 4 से 5 तो हमने 1 से 3 साल के बच्चों में यूज कर लिया, 5 जो 4 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसमें हम लोग 5 mm से लेके 6 mm तक की ट्यूब यूज करेंगे, ठीक है। अभी याद हो जाएगा, मैं बताती हूँ। फिर आते हैं 6 ईयर्स टू 10 ईयर्स, ठीक है। इसमें हम यूज कर लेंगे 6 mm से लेके 7 mm तक की ट्यूब को, ठीक है। 0 से 1 ईयर में 2.5 से लेके 3.5 mm, 1 से 3 ईयर्स में हम लोग 4.5 से लेके 5 mm तक की ट्यूब को, और 4 से 6 ईयर्स में हम लोग 5 से 6 mm तक की ट्यूब को यूज करेंगे, और 6 ईयर से 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसमें हम 6 से लेके 7 mm तक की ट्यूब यूज कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है एक तो 0 से 1 ईयर वाले, इसका रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, 0 से 1 ईयर में जो मिनिमम साइज है 2.5 से लेके 3.5 mm तक की यूज करते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है एडल्ट फीमेल, इसका साइज काफी बार पूछा जा चुका है। एडल्ट फीमेल में हम किस साइज की ट्यूब को यूज करते हैं?
तो एडल्ट फीमेल में हम लोग 7 से लेके 8 mm तक की ट्यूब को यूज कर सकते हैं। 7 mm से 8 mm तक की ट्यूब को यूज कर सकते हैं। और एडल्ट मेल में हम लोग 8 mm से लेके 9 mm तक की ट्यूब को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल दोनों के ईटी साइजेस को पूछा जा चुका है, रिपीटेडली क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है। मेनली हमको तो छोटे बच्चों का याद रखना है और एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल के साइज को हमको याद रखना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो 0 से 1 ईयर तक में हम लोग 2.5 से लेके 3.5 mm तक में, और एडल्ट फीमेल में हम लोग 7 mm से लेके 8 mm तक, और एडल्ट मेल में हम लोग 8 mm से लेके 9 mm तक की ट्यूब को यूज करेंगे। ठीक है, समझ आया? अब एक और तरीका है। इसमें तो हम लोग देख रहे थे कि एज के अकॉर्डिंग हमने ट्यूब का साइजेस डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब एक और तरीका है जिसमें हम लोग पूछते हैं वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वेट के अकॉर्डिंग कैसे? अब कोई बच्चा है, उसमें तो हम 0 से 1 ईयर तक में बच्चे में हम लोग 2.5 से 3.5 तक का ट्यूब यूज कर रहे थे। अब सपोज करिए कि कोई प्री मैच्योर बच्चा है, यानी कि उसका वजन 1 किलो से कम है। ठीक है, वजन के अकॉर्डिंग, तब आप कौन सी ट्यूब यूज करोगे? तो उसमें हम लोग, अगर बच्चे का वजन अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू वेट, ठीक है, तो अगर बच्चे का वजन 1 किलो से कम है, तब हम स्मॉलेस्ट साइज जो है ट्यूब का वो यूज करेंगे। तो स्मॉलेस्ट साइज हमारा क्या अवेलेबल था? 2.5 से लेके 3.5 तक, या इसमें हम सिर्फ 2.5 mm तक का ही ट्यूब यूज करेंगे क्योंकि 1 किलो से कम है। ठीक है, 2.5 mm की ट्यूब हम लोग यूज करेंगे। अब अगर बच्चे का वजन 1 से 2 किलो है, 1 से 2 किलो का बच्चा है, तब उस बच्चे में हम लोग 3 mm का ट्यूब यूज करेंगे। ठीक है, और अगर बच्चे का वजन 2 से 3 kg है, 2 से 3 kg है, तब हम 3.5 mm तक का ट्यूब यूज करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है? इस डेटा से और ये डेटा से, हमें ये पता चल रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनमें हम मिनिमम 2.5 mm से लेके और मैक्सिमम 4 mm तक की ट्यूब को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इन सारी चीजों की, अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूं, तो हम नियोनेट्स या फिर चिल्ड्रंस में, नियोनेट्स एंड चिल्ड्रंस में कौन सी साइज की ट्यूब यूज कर सकते हैं? तो ईटी साइज हम क्या यूज करेंगे? 2.5 mm से लेकर अप टू 4 mm तक की ट्यूब को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि नियोनेट और या फिर चिल्ड्रंस में हम कितने कितने से कितने साइजेस तक की ट्यूब यूज कर सकते हैं, तो आप बताएंगे 2.5 mm से लेकर हम 4 mm तक की ट्यूब को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला भी है। ईटी साइजेस को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। वो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वो हम करते हैं ईटी के टाइप पे, और 2 टाइप बताए थे, कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब और अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो उसका क्या फॉर्मूला है? अगर आपकी ट्यूब कफ है, अगर आप कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज कर रहे हो, ठीक है, तब तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एज अपॉन 4 प्लस 3.5।
ठीक है, एज डाला पेशेंट का, अगर मान लो 4 साल है, 4/4 प्लस 3.5, 4 to 4 कट गया, 3.5 बचा, 1 प्लस करके साइज आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अनकव्ड ट्यूब यूज कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्यूब यूज करना है? अनकव्ड में सेम फॉर्मूला है, Age/4, इसमें लेकिन हम 3 प्लस करते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी ये गलत हो गया। तो जो अनकव्ड वाला है उसमें हम लोग +4 करेंगे। ठीक है, कव्ड वाले में हम क्या करेंगे? Age/4 प्लस 3.5, और कव्ड ट्यूब अगर यूज करने वाले हैं तो Age/4 प्लस 4। क्लियर है? साइजेस एक और बार देख लेते हैं हम लोग। तो एज के अकॉर्डिंग साइजेस क्या क्या रहेंगे? अगर 0 से 1 ईयर तक का है तो 2.5 से लेके 3.5 mm तक के ट्यूब यूज करेंगे। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, एडल्ट फीमेल में हम लोग 7 mm से लेके 8 mm तक की ट्यूब यूज करेंगे। वहीं एडल्ट मेल्स में हम लोग 8 mm से लेके 9 mm तक की ट्यूब को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नियोनेट्स में और चिल्ड्रंस में अगर बात करें तो मिनिमम जो साइज का ट्यूब रहेगा वो रहेगा 2.5 mm, और जो मैक्सिमम हम ट्यूब यूज कर सकते हैं वो रहेगा 4 mm। हाँ, एक और बात, जो अनकव्ड ट्यूब है वो आप 8 साल से कम तक के बच्चों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसमें इस एज में 4 से लेके 6 साल तक के बच्चों में हम लोग अनकव्ड यूज करेंगे, अनकव्ड ट्यूब को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका ट्रेकिया और लैरिंक्स, इनका स्ट्रक्चर बहुत पतला होता है, तो आप इसमें कफ ट्यूब डालोगे तो वो उसको इंजुरी कर देगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसे इन बच्चों में हम लोग अनकव्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अनकव्ड ईटी ट्यूब को। इसके बाद हम लोग बाकी एडल्ट्स में और जो 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं उसको हम लोग कव्ड ट्यूब डालते हैं। इसमें हम लोग कव्ड ईटी का यूज करते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? जो 8 साल से छोटे बच्चे, लेस देन 8 ईयर्स, उसमें तो हम लोग अनकव्ड ईटी यूज करते हैं। ठीक है, अनकव्ड ईटी क्यों यूज करते हैं? टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजुरी। टू क्यों यूज कर रहे हैं? टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजुरी। ठीक है, और जो 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं, मोर देन 8 ईयर्स, उन बच्चों में, उन लोगों में हम लोग कव्ड ईटी यूज कर सकते हैं। तो 8 साल से कम वालों में हम लोग अनकव्ड यूज करेंगे, और जो 8 साल से ऊपर वाले उसमें हम लोग कव्ड यूज करेंगे, कव्ड ईटी। ये कलर शायद दिख नहीं रहा है, मैं चेंज कर देती हूँ। क्यों अनकव्ड ईटी हम यूज कर रहे थे? टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। ठीक है, और अनकव्ड ईटी हम लोग यूज कर रहे हैं 8 साल से ऊपर वाले लोगों में। अब जो 2 टाइप की मैंने ईटी बताई थी, कफ ईटी और अनकफ्ड ईटी, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, हम क्यों यूज कर रहे हैं इस तरीके की ईटी, 2 तरीके की ईटी क्यों यूज कर रहे हैं? तो जो कर्व्ड ईटी है वो हम उसका एडवांटेज जो रहेगा, क्या एडवांटेज रहेगा?
इस ईटी में कफ प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रेकिया में जाएगा, कफ हम बलून इन्फ्लेट कर देंगे, कफ जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, वो जाके वहां पे सिक्योर हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन और रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कैसे कम हो जाएगा, डायग्राम से समझते हैं। ये आपकी ट्रेकिया है, ठीक है, ठीक है, ये आपका ईटी ट्यूब आ गया है यहाँ पे, ठीक है, इधर ईटी ट्यूब आ गया है, यहाँ आपके कफ प्रेजेंट थे, इस तरीके से आपका कफ इन्फ्लेट हो गया, यहाँ भी इन्फ्लेट हो गया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो भी सिक्रीशंस होंगे, ठीक है, वो बाहर नहीं जा पाएंगे, यहाँ जो भी सिक्रीशंस होंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट का एस्पिरेशन के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। क्लियर है, इसने रास्ता ब्लॉक कर दिया, जो भी अंदर कंटेंट है वो ऊपर वापस नहीं जाएगा, तो एस्पिरेशन का चांस कम हो जाएगा। क्लियर है, तो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम हो गया, एडवांटेज। लेकिन अनकफ में यही जो कफ का एडवांटेज है वो उसका डिसएडवांटेज बन जाता है। तो अनकफ में क्या हो जाएगा, उसमें एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है, लेकिन उसका एडवांटेज क्या रहेगा, ये इंजुरी में इसके चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ये अनकफ्ड है। तो कफ कफ वाली में तो कफ इन्फ्लेट हो रहा है, वो प्रेशर इंक्रीज करेगा और ट्रेकिया को इंजुरी कर सकता है। लेकिन अनकफ में तो कफ प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये ट्रेकिया को इंजुरी नहीं करेगा, तो इसका एडवांटेज हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि इसमें रिस्क ऑफ इंजुरी कम हो जाएगी, रिस्क ऑफ ट्रेकियल इंजुरी कम रहेगी। ठीक है, अब जो इसका एडवांटेज है वो उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। उसमें कफ प्रेजेंट है, ठीक है, अब कफ जब इन्फ्लेट करेंगे तो वो ट्रेकिया पे प्रेशर लगाएगा, प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर जब ईटी डली रहेगी तो वो ट्रेकिया पे इंजुरी क्रिएट कर सकता है। तो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रेकियल इंजुरी। और उसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, उसमें एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें कफ प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी सिक्रीशंस है वो हो सकता है बैकफ्लो हो जाए और पेशेंट को एस्पिरेशन हो जाए। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और बाकी सच कोई मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है ट्यूब के, बस कफ और अनकफ के प्रेजेंस से ही हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज हो गया इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। क्लियर है, दो टाइप की ईटी पढ़ा दी, कफ और अनकफ। जो कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसका एडवांटेज है ये एस्पिरेशन के रिस्क को कम कर देता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है जब कफ इन्फ्लेट होगा तो वो ट्रेकियल इंजुरी करा सकता है, तो इसमें ट्रेकियल इंजुरी का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद अनकफ में क्या रहेगा, उसका एडवांटेज है कि वो ट्रेकियल इंजुरी के रिस्क को कम करता है, और लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उसमें एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कफ की। ठीक है, हम लोग ईटी का टाइप भी हम कफ को देख के कर रहे हैं, ठीक है, कि दो कफ की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब है या अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, यानी कि कफ जो है वो काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है एंडोट्रेकियल ट्यूब में। तो अब कफ से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। कफ
तो बताया मैंने कि कफ इन्फ्लेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इन्फ्लेट करते हैं तो बलून जो है वो फूल जाता है। तो कितना एयर हम उसमें इन्फ्लेट करेंगे कि वो बलून इन्फ्लेट हो जाए। तो हम लोग कफ इन्फ्लेट करने के लिए टू इन्फ्लेट कफ, टू इन्फ्लेट ईटी कफ, हम लोग 5 to 10 cc एयर पुश करते हैं। ठीक है, कहाँ पुश कर रहे थे हम लोग? पायलट बलून में, ठीक है, दिखाया था पायलट बलून। यहाँ पायलट बलून दिखाया था। तो इसमें 5 to 10 cc आप एयर पुश करोगे, 5 to 10 cc एयर पुश करेंगे, ठीक है, तब ये जाके कफ इन्फ्लेट हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद एयर इन्फ्लेट कर लिया हमने। अब इस कफ के प्रेशर को हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसको कैसे मेजर करेंगे? तो कफ के प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? टू मेजर कफ प्रेशर क्या डिवाइस यूज करते हैं? डिवाइस यूज्ड कॉल्ड मैनोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इमेज बेस्ड भी और वन लाइनर भी, ठीक है, मार्क कर लीजिए। अब मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर इमेज देख लेते हैं, कैसा दिखता है भाई मैनोमीटर। तो ये है हमारा मैनोमीटर, ठीक है। इससे क्या करते हैं, इसका क्या काम है? इसका काम है कफ के प्रेशर को मेजर करना। क्या काम है? ईटी कफ के प्रेशर को मेजर करना। और क्या नाम है इसका? मैनोमीटर। ये रहा आपका मैनोमीटर, ठीक है। ये आपका कफ हो गया, ये आपका पायलट बलून हो गया, ठीक है। तो इस डिवाइस को हम पायलट बलून में कनेक्ट करते हैं, ये अपने आप फिर हमको बता देता है कि ईटी ट्यूब में कितना प्रेशर मेंटेन है, ठीक है। अब इसका कितना नॉर्मल प्रेशर रहना चाहिए कि जब आपको समझ आ जाए। अब आप रीडिंग तो देख रहे हो बट आपको पता ही नहीं कि नॉर्मल रेंज कितना होता है प्रेशर का, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये प्रेशर सही है या नहीं है? ठीक है, तो इसका नॉर्मल प्रेशर जो है, जो नॉर्मल कफ प्रेशर होता है, नॉर्मल कफ प्रेशर वो हमारा होता है 15 to 20 mm ऑफ Hg। यूनिट ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 15 to 20 mm ऑफ Hg, ये हमारा नॉर्मल कफ प्रेशर है। अब ये तो mm ऑफ Hg में बात हो गई। अगर आपको पूछ ले सेंटीमीटर ऑफ H2O में, फिर कितना प्रेशर रहेगा? तब हमारा प्रेशर रहेगा 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है। यूनिट ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये mm ऑफ Hg में पूछा है, अगर आपको mm ऑफ Hg में पूछे तो 15 to 20 नॉर्मल प्रेशर है, और सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछे तो ये हमारा 20 to 30 रहेगा। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है कि किस यूनिट में आपको प्रेशर पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को करेक्ट टिक करेंगे। तो अगर 30 से, अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछ रहा है तो आप बताएंगे अगर 30 से ज्यादा हो जाता है प्रेशर तब वो एबनॉर्मल है, ठीक है, तो हमें करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और अगर mm ऑफ Hg में पूछ रहा है तो अगर 20 से ज्यादा प्रेशर शो कर रहा है तो वो हमारा एबनॉर्मल है। क्लियर है? तो नॉर्मल प्रेशर क्या रहेगा? 15 to 20 mm ऑफ Hg, और अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O में तो 20 से लेके 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O में। इसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। आप इंट्यूबेशन कर रहे हो, ठीक है,
डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि इस पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा। अब एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी इक्विपमेंट्स इंट्यूबेशन में यूज होने वाले हैं उसको पहले से तैयार रखें। ठीक है, अब मेनली हमारे जो इंट्यूबेशन है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो मेन इक्विपमेंट्स क्या रहेंगे? तो मेन इक्विपमेंट्स क्या रहेंगे? सबसे पहले तो लेरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो है लेरिंगोस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहली डिवाइस क्या रहेगी? लेरिंजोस्कोप। इसका क्या काम है? ये हेल्प करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ लेरिंग्स। ठीक है, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन ऑफ एयरवे या फिर लेरिंग्स जो भी है। ठीक है, अब दूसरा क्या हमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी? ईटी, जो आप ट्यूब डालने वाले हो उसकी। ठीक है, तो आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा इक्विपमेंट रहेगा करेक्ट साइज ऑफ ईटी। साइजेस बता दिए पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पेशेंट में कौन से साइज की ईटी हमें चाहिए, तो आप वो पहले से रेडी करके रखेंगे। तो करेक्ट साइज ऑफ ईटी। फिर थर्ड इक्विपमेंट क्या जरूरत पड़ेगी हमें? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्यों जरूरत पड़ेगी? स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप हमें क्यों चाहिए? आपने ईटी डाल दिया, ठीक है, उसे कंफर्म करने के लिए लंग साउंड सुनेंगे। ठीक है, लंग साउंड सुनने के लिए हमें स्टेथोस्कोप की नीड पड़ेगी। इसका क्या यूज रहेगा? टू हियर लंग साउंड। वो ट्यूब जाके वेंटिलेट कर रही है लंग्स को, नहीं कर रही है, ये कैसे पता चलेगा? है ना, वो देखेंगे ना, सुनेंगे ना, हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो टू हियर लंग साउंड हम लोग स्टेथोस्कोप यूज करेंगे। इसके बाद एयर पुश करना था, कफ इन्फ्लेट करना था, हमें सिरिंज की जरूरत पड़ेगी। तो चौथा आइटम हो गया आपका सिरिंज। 5 to 10 ml सीसी हम लोग एयर पुश कर रहे थे, तो 10 ml की सिरिंज सफिशियंट है। 10 ml सिरिंज। ठीक है, टू इन्फ्लेट बलून, टू इन्फ्लेट बलून। फिर इसके बाद कफ का प्रेशर चेक कर रहे थे हम लोग, उसके लिए क्या डिवाइस का नाम बताया था मैंने? मैनोमीटर। तो मैनोमीटर की नीड पड़ेगी कफ प्रेशर चेक करने के लिए, मैनोमीटर। और लास्ट में फिक्सेटर, ट्यूब को आप फिक्स भी करोगे तो लास्ट में हम लोग ट्यूब फिक्सेटर या माइक्रोपोर कुछ भी यूज कर सकते हैं, फिक्सेटर्स। मैनोमीटर क्यों यूज कर रहे थे? टू मेजर कफ प्रेशर, टू मेजर कफ प्रेशर। कितना नॉर्मल प्रेशर बताया था मैंने? 15 to 20 mm ऑफ Hg। 15 to 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर है ये। ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट्स है? लेरिंगोस्कोप, विजुअलाइजेशन ऑफ फॉर एयरवे, करेक्ट ईटी साइज अकॉर्डिंग टू पेशेंट। इसके बाद स्टेथोस्कोप टू हियर लंग साउंड्स, सिरिंज टू इन्फ्लेट बलून, और मैनोमीटर टू मेजर कफ प्रेशर, और उसके बाद ईटी फिक्स करने के लिए फिक्सेटर्स की। क्लियर हो गया? इसके बाद बात करते हैं हम लोग पोजीशन की। पोजीशन भी दो चीजों की, सबसे पहले तो ईटी की पोजीशन और उसके बाद पेशेंट की पोजीशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईटी की पोजीशन। आपने ईटी डाल दी, अब
कुछ तो पोजीशन होगी ना कि कहाँ हमको उसको फिक्स करना है। तो पोजीशन पहली रहेगी ट्यूब की। तो ट्यूब की पोजीशन क्या रहेगी? ट्यूब की पोजीशन के लिए हमको जानना होगा ट्यूब कहाँ जा रही है। तो ये रहा हमारा ट्रेकिया, ठीक है, यहाँ से ये बाइफरकेट हो गया 2 पार्ट्स में। ये रहे हमारे लंग्स, ठीक है। यहाँ आपने ट्यूब डाल दी, ये आ गई ट्यूब, ठीक। यहाँ हमारी ट्यूब फिक्स हो गई, ठीक है, अप्रॉक्स T5 जंक्शन पे, ठीक है। ये हमारी ट्यूब फिक्स हो गई, ठीक है। तो ये पार्ट जहां हमारी ट्यूब आके रुकी है, ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा T5 जंक्शन, ठीक है। तो और इस T5 जंक्शन को हम लोग कराइना भी बोलते हैं। तो ये जो बाइफरकेट हो रहा है, बाइफरकेट मतलब 2 पार्ट्स में, 2 रस्तों में बट रहा है। यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से एक ट्यूब आ रही है, मतलब ट्रेके आ रहा है, यहाँ से ये 2 रस्तों में बट रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो ये जो डिवीजन हो रहा है जिस पार्ट पे, उसको हम बाइफरकेशन बोलते हैं। और जो जहां ये डिवीजन हो रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कराइना। कराइना, ठीक है, करीना नहीं, कराइना। करीना मत बोल देना। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कराइना। क्लियर है ये जो पार्ट है, ठीक। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग कराइना से 2 to 4 सेंटीमीटर, जो कराइना है उससे 2 to 4 सेंटीमीटर हम लोग ट्यूब को फिक्स करते हैं। कितना करते हैं? ट्यूब हमारी कहाँ रहेगी? 2 to 4 सेंटीमीटर अबव कराइना। क्लियर है? यहाँ हम लोग ट्यूब को फिक्स कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की, कि आप जब इंट्यूबेशन कर रहे हो तब पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी। ये तो थी ट्यूब की पोजीशन, कि ट्यूब हमने डाला, अब हमें ट्यूब कहाँ फिक्स करनी है। तो हम बोलेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ईटी ट्यूब का जो पोजीशन है वो क्या रहेगा, तब हम बोलेंगे कि 2 to 4 सेंटीमीटर अबव कराइना हम ईटी को फिक्स कर लेते हैं। उसका पोजीशन 2 to 4 सेंटीमीटर अबव कराइना रहेगा। अब बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की, कि आप जब इंट्यूबेशन कर रहे हो, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन पेशेंट की क्या पोजीशन रखोगे। ठीक है, पेशेंट पोजीशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। ड्यूरिंग इंट्यूबेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। तो हमारी जो पेशेंट की पोजीशन रहेगी, उस पोजीशन को हम बोलते हैं स्निफिंग पोजीशन। क्या बोलते हैं? स्निफिंग पोजीशन। क्लियर है? स्निफिंग पोजीशन क्या है? कुछ नहीं है, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। ठीक है, हेड को पीछे लेंगे और चिन को लिफ्ट करेंगे। तो ये जो यहाँ आपका ये जो एरिया एक्सपोज हो रहा है, यहाँ ये पोजीशन रहेगी पेशेंट की, ताकि वो एयरवे इजीली उनको विजुअलाइज हो जाए जो भी इंट्यूबेशन करने वाला है। तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्निफिंग पोजीशन। इसके अलावा एक और पोजीशन है, अगर ऑप्शन में स्निफिंग नहीं है और अगर ये नाम है रोज पोजीशन, तो ये पोजीशन भी करेक्ट रहेगी। ठीक है, प्रेफरेबली आपकी आंसर जो होनी चाहिए वो होना चाहिए स्निफिंग पोजीशन। अगर वो क्वेश्चन में नहीं है स्निफिंग ऑप्शन, तब आप रोज पोजीशन को टिक करके आओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर साइंटिफिकली बोलें तो इस पोजीशन को हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम है एटलेंटो फ्लेक्शन पोजीशन। ठीक है, बहुत रेयरली मिलेगा ये नाम, बट आपके नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, एक इसको भी एटलेंटो फ्लेक्शन पोजीशन को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। जो आपका जो करेक्ट आंसर है, जो प्रेफरेबली आपका जो
सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्निफिंग पोजीशन, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो पेशेंट का पोजीशन हमें पता चल गया, स्निफिंग पोजीशन या रोज पोजीशन, और ट्यूब का पोजीशन भी हमें पता चल गया, वो है 2 to 4 सेंटीमीटर अबव कराइना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी आफ्टर इंट्यूबेशन। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर इंट्यूबेशन। ठीक है, पेशेंट को ट्यूब डल गई है, अब एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी? वो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता ना, उसको तो माउथ में ट्यूब डाल दिया है। तो आपकी एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपके पास पेशेंट है, तो आपकी जिम्मेदारी है ये कि आप सबसे पहले तो पेशेंट की ट्यूब को सिक्योर रखना है, ठीक है। सिक्योर, ट्यूब सिक्योर मतलब आप अच्छे से ट्यूब को सिक्योर करके रखेंगे, ट्यूब डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है इंट्यूबेशन, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्यूब को अच्छे से फिक्स करके रखें। तो ट्यूब फिक्सेशन, ठीक है। उसके लिए पेशेंट को ट्यूब डाला हुआ है, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, तो उसके डिस्कम्फर्ट को थोड़ा सा आप कम कर सकते हो। वो कैसे? आप गॉस पीस रख सकते हो। गॉस पीस कहाँ पे? बिटवीन, पुट गॉस पीस और कॉटन, गॉज बिटवीन ट्यूब एंड पेशेंट्स लिप, ठीक है। ट्यूब और लिप्स के बीच में आप गॉस पीस रख देंगे तो उसको डिस्कम्फर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आपको रेगुलरली आपको उसका ओरल हाइजीन का ध्यान रखना होगा, ठीक है। टू मेंटेन ओरल हाइजीन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 8 आवरली आपको मैनोमीटर से कफ का प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कफ प्रेशर किससे कर रहे थे हम? कफ प्रेशर मेजर मैनोमीटर से। और कब कब करना है हमें? एवरी 8 आवरली, एवरी 8 आवरली। क्लियर है? एवरी 8 आवरली हम लोग कफ के प्रेशर को मैनोमीटर से मेजर करेंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गई हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्यूब फिक्सेशन का ध्यान रखना है हमको, ट्यूब का जो पोजीशन है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो ट्यूब अच्छे से फिक्स होनी चाहिए। आप गॉस पीस को उसके पेशेंट के होठों के बीच में और ट्यूब के बीच में हम लोग गॉस पीस रख देंगे ताकि उसके डिस्कम्फर्ट को हम थोड़ा कम कर सके। टू मेंटेन ओरल हाइजीन, क्लोरहेक्सिडीन से आप वॉश करा सकते हो, पेशेंट के माउथ को रिंस करा सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो है कफ प्रेशर को मेजर करना। वो हम कैसे करेंगे? एवरी 8 आवरली हम लोग कफ प्रेशर को मेजर करेंगे, ठीक है। फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ लिया आज हमने। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, ठीक है। एंडो मीन्स इनसाइड और ट्रेकियल मीन्स इनसाइड ट्रेकिया। हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एयरवे मैनेजमेंट है। शॉर्ट टर्म कैसे? हमने एक जगह पढ़ा था इंट्यूबेशन में, यहाँ पे इंफ्राग्लॉटिक में टीटी और ईटी पढ़ा था, ठीक है। जो टीटी है वो तो प्रोलॉन्ग एयरवे मैनेजमेंट है, यानी कि अगर आपको मोर देन 14 डेज, मोर देन
14 days। लग रहा है कि पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे ज़्यादा दिन लग जाएंगे, उसके एयरवे को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो हम लोग टीटी प्रेफर करते हैं। और अगर शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग को एयरवे मैनेजमेंट करना है तब हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लेस देन 14 डेज। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। क्लियर है? कम दिनों के लिए चाहिए तो तब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब पर रख सकते हैं पेशेंट को, लेकिन अगर 14 दिन से ज़्यादा हो गया, 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया, तब हम ईटी निकाल के उसको टीटी डाल देते हैं, यानी कि ट्रेकेओस्टोमी ट्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? एंडो मीन्स इनसाइड, ट्रेकल मीन्स इनसाइड ट्रेकिया, शॉर्ट टर्म एयरवे मैनेजमेंट होता है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इंट्यूबेशन की। इंट्यूबेशन क्या था? एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम लोग ट्रेकिया में डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे? टू मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। और ट्यूब कहाँ से डाल रहे थे? थ्रू माउथ। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा इंट्यूबेशन। इसके बाद हमने ट्यूब के पार्ट्स देख लिए थे। इंपॉर्टेंट था कनेक्टर। कनेक्टर में भी उसका डायामीटर जो था 15 mm का यूनिवर्सल डायामीटर होता है, दुनिया में कोई भी ट्यूब होगी उसका डायामीटर 15 mm ही रहेगा। इसके बाद दूसरा पार्ट था, 2 ओपनिंग्स थी, बेवल और मर्फीज आए। तो बेवल उसकी जो मेन ओपनिंग है, अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो हमें वेंटिलेशन कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग मर्फीज आई को यूज़ करेंगे, वो हमें उसमें हेल्प कर रहा था टू मेंटेन वेंटिलेशन व्हेन बेवल गॉट ब्लॉक्ड। जो ये कर्व्ड पार्ट है उसको हम बोल रहे थे मैगल्स कर्व। इसका क्या काम था? ये ट्यूब के इंसर्शन को ईजी बना देता है। फिर था रेडियो ओपेक लाइन। रेडियो ओपेक लाइन क्या कर रहा था? रेडियो ओपेक लाइन से हमारी जो ट्यूब की पोजीशन है हम उसको कंफर्म करने के लिए एक्सरे करते हैं, और एक्सरे में यही रेडियो ओपेक लाइन हमें विजिबल होती है, तो ये रेडियो ओपेक लाइन हमें वहां हेल्प करेगी। इसके बाद था इंट्यूबेशन। दो तरीके के इंट्यूबेशन होते हैं, सुप्राग्लॉटिक और इंफ्राग्लॉटिक। सुप्राग्लॉटिक में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे एलएमए और आईजेल। एलएमए मीन्स लेरेंजियल मास्क एयरवे, और आईजेल जो है वो उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। इंफ्राग्लॉटिक में क्या था? इंफ्राग्लॉटिक में ट्रेकेस्टोमी ट्यूब और एंडोट्रेकियल ट्यूब। अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इंट्यूबेशन की नीड है तो हम ट्रेकेस्टोमी करते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि शॉर्ट टाइम वेंटिलेशन की ही नीड है तो हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को यूज करते हैं। ये सुप्राग्लॉटिक और इंफ्राग्लॉटिक बता दिया था आपको। इसके बाद थे इंडिकेशंस। हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब क्यों यूज कर रहे हैं? टू सिक्योर एयरवे, टू डिलीवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम लोग मैक्सिमम FiO2 100% यूज करते हैं, और ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया है तब भी हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज करेंगे। इसके बाद बात करी थी हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में किसी को ओरल सर्जरी हुआ है उसमें हम एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डालेंगे। जिसको लैरिंग्स का कैंसर हुआ है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। लेरिंजियल एडीमा है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, और ओरल ब्लीडिंग में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। ये आपको अनकर्व्ड ट्यूब बता दी थी, अनकर्व्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, इसमें कफ प्रेजेंट नहीं था, उस वाले में कफ प्रेजेंट होता है। दो तरीके की ट्यूब है जिसको हम कफ की प्रेजेंट और एब्सेंस से ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी अनकफ है और कौन सी कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ये स्पेशल टाइप ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब है। इसमें क्या था? इसमें डबल ल्यूमेन है। ठीक है, दो ल्यूमेन थे। जब हमें 1 लंग वेंटिलेशन की नीड है तब हम ऐसी ट्यूब को यूज करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ ईटी बताया था, कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब और अनकफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए थे। इसके बाद कफ में बताया था कि कफ को इन्फ्लेट करने के लिए हम 5 to 10 cc एयर को पुश करेंगे, और उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस को यूज करेंगे उसका नाम था मैनोमीटर। मैनोमीटर की पिक्चर दिखाई थी। ये था मैनोमीटर का पिक्चर। ठीक है, नॉर्मल कफ प्रेशर बताया था 15 to 20 mm ऑफ Hg, और अगर ये प्रेशर हमें सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछता है तब हम बोलेंगे 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। क्लियर है? उसके बाद फॉर्मूला बताया था ट्यूब साइज को डिफाइन करने के लिए। अगर कफ ईटी यूज कर रहे हैं तो H/4 + 3.5 यूज करेंगे, और अगर अनकफ ईटी हम डालने वाले हैं
तो ईटी का साइज निकालने के लिए हम लोग एज अपॉन 4+4 फॉर्मूले को यूज करेंगे। हम इजीली इससे निकाल सकते हैं कि कौन से ट्यूब हमको ज़रूरत है। इसके बाद इक्विपमेंट्स बताए थे हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे। सबसे पहले था लेरेंजियोस्कोप टू विजुअलाइजेशन ऑफ एयरवे, फिर करेक्ट ईटी साइज अकॉर्डिंग टू पेशेंट, फिर स्टेथोस्कोप टू हियर लंग साउंड, नेक्स्ट था सिरिंज टू इन्फ्लेट बलून, और उसके बाद था प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर। फिर पोजीशन बताई थी कि ट्यूब को आप कहाँ फिक्स करेंगे। ट्यूब हम फिक्स कर रहे थे 2 to 4 सेंटीमीटर अबव कराइना। कराइना कहाँ था? T5 जंक्शन पे। क्लियर है? T5 जंक्शन पे हमारा जो बाइफर्केट हो रहा है उस जंक्शन से ऊपर हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कराइना बोलते हैं। ठीक है, उस ट्यूब को हम लोग 2 to 4 सेंटीमीटर अबव कराइना प्लेस करते हैं। फिर द पेशेंट की पोजीशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। पेशेंट की पोजीशन जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्निफिंग पोजीशन। ठीक है, अगर स्निफिंग ऑप्शन में नहीं है तो है रोज पोजीशन। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई थी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारा काम रहेगा ट्यूब का फिक्सेशन, हमारा रोल रहेगा। ट्यूब को हमें देखना है कि ट्यूब फिक्स है या नहीं है, रेगुलरली चेक करना है। उसके बाद गॉज पीस रख देना है हमें ट्यूब और पेशेंट के लिप्स के बीच में, और टू मेंटेन ओरल हाइजीन, पेशेंट के ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है ताकि इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है आपके कफ को, जो कफ का प्रेशर है उसको मेजर करना, और उसको हम रेगुलरली 8 आवर्ली मेजर करेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। आई होप आपको समझ आया हो, और नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।